जो गोताखोरी है उसमें आप इस बात को समझिए कि ये केवल सामान्य तरीके से नहीं, हर तरीके से कॉम्बैट डाइविंग किस तरीके से, यानी कि एक युद्ध या कॉन्फ्लिक्ट की परिस्थिति में आप किस तरह से गोताखोरी करेंगे। ये जो आप डिस्ट्रेस फ्लेयर देख रहे हैं, ये एक तरह से एक संचार और संपर्क का तरीका भी है ताकि ये पता चल सके कि ये समुद्र अथाह होता है और उसमें ये किस जगह पर हैं ताकि उनका जो बचाव दल है वो उस इलाके तक आ जाए। हर एक चीज का बारीकी से प्रशिक्षण दिया जाता है। जमीन पर जो भी क्रिया की जाती है, पानी में वही करने में कई गुना अधिक मेहनत लगती है। इसीलिए शारीरिक शक्ति की आवश्यकता बड़ी है। पानी में दिन के प्रशिक्षण के लिए उतरने से पहले इन्हें कठिन शारीरिक प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। डाइवर्स को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। शिप्स डाइवर, जिन्हें गोताखोरी की बुनियादी ट्रेनिंग दी जाती है, और क्लियरेंस डाइवर, जो पानी के नीचे हर तरह के ऑपरेशन में सक्षम होते हैं। इसका भी अगला लेवल होता है सैचुरेशन डाइवर, और वो जो ट्रेनिंग हासिल कर लेता है वो सर्वश्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ हो जाता है। शिप डाइवर्स के लिए 8 वीक्स का ट्रेनिंग होता है यहाँ पे, और क्लेंस डाइवर के लिए 9 मंथ्स का होता है, जो कि 3 पार्ट्स में होता है, साल्वेज डाइविंग, एम्पेक्स और ईओडी। ये स्पेसिफाई क्लेंस डाइवर के लिए होता है मैम, 9 मंथ्स। क्लियरेंस डाइवर दे आर स्पेशलाइज फॉर दिस एमसीएम माइन क्लियरेंस मेजर के लिए होते हैं। ये माइन क्लियरेंस हार्बर में एज वेल एज जो माइन को एनमी एरिया में उनके शिप्स, सबमरीन्स एंड जो फ्लोटिंग उनके वैल्यूएबल स्ट्रक्चर होते हैं उसको डैमेज करने के लिए क्लियरेंस डाइवर यूज किए जाते हैं। बहरहाल समुद्र की गहराइयों तक जाने की प्रक्रिया एक मुश्किल स्क्रीनिंग से होकर गुजरती है। यहाँ पे एक इंडिविजुअल अपनी हंसी खुशी से बोलता है कि मुझे डाइविंग कोर्स करना है। सो वंस ही ऑप्ट्स फॉर इट, फिर इसका हम एक एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं। उस एप्टीट्यूड टेस्ट में हम देखते हैं कि ये बंदा खड़ा उतर रहा है कि नहीं, और जो लोग ये एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करते हैं वही कोर्स करने आ जाते हैं। एक बार वो डाइविंग स्कूल में आ गए तो उसके बाद उनका 2 हफ्ते का स्क्रीनिंग होता है, जिसमें कि उस एप्टीट्यूड टेस्ट के अलावा इनको हम टैंक टेस्ट नाम की चीज़ है, जिसमें कि हम इंश्योर करते हैं कि टू सी द कंफर्ट लेवल, कि ये डाइवर जो नौसैनिक है वो कितना कंफर्टेबल है पानी से, एंड ही हैज़ टू क्लियर दोज 2 वीक्स ऑफ स्क्रीनिंग। और एक बार ये स्क्रीनिंग पूरी कर ले तो देन ही गेट्स एनरोल्ड फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। भारतीय नौसेना के जिन मार्कोज कमांडोज को विश्व में सबसे घातक होने का रुतबा हासिल है, वो भी इस डाइविंग स्कूल से प्रशिक्षण हासिल करते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक होने का ये सफर जहां से शुरू होता है, हम आपको वहां ले चलते हैं। जो एक नया यहाँ पर आता है रिक्रूट, उसके मन से उस डर को, झिझक को निकालने के लिए क्या करते हैं आप लोग? कैसे वो कॉन्फिडेंस बनाते हैं? जब भी कोई नया आता है यहाँ पे तो हम उसको डेमो करके दिखाते हैं, जिससे मतलब उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस, मतलब उसको भी लगे कि ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो हम उसको डेमो करके दिखाते हैं, फिर उसको मतलब एक लेवल वाइज उसको मतलब डायरेक्टली डेंजर में नहीं डालते, जो कॉम्प्लिकेटेड है उसमें नहीं डालते, उसको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा। जैसे अभी 10 मीटर टैंक है हमारा, तो उसमें हम डायरेक्टली उसको डालते नहीं हैं, उसको हम पहले स्विमिंग पूल शैलो बॉटम में कराते हैं, उसको प्रैक्टिस कराते हैं। उसके बाद में 10 मीटर टैंक में धीरे धीरे तो क्या उसको वो हैबिचुअल हो जाता है उसके लिए, और उसका डर अपने आप निकल जाता है मैम। तो अगर इस पूरे टाइम का जो हम ट्रेनिंग के पीरियड को देखें तो उसमें कितना समय में वो एक स्विमिंग पूल से एक टैंक में, और टैंक से आगे हम कहें कि समुंदर तक पहुंचने के लिए तैयार हो जाता है? मैम जैसे वो आ जाते हैं रिक्रूट नए, तो उनको हम 2 हफ्ते तक
मतलब फर्स्ट हफ्ता हम उसको स्विमिंग पूल में कराते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट वीक जो रहता है वो हम 10 मीटर टैंक में कराते हैं। और जैसे उसका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, 3rd या 4th वीक में हम उसको चैनल में, जैसे आप बता रहे समुद्र में हम डालते हैं। समुद्र में भी हम डायरेक्टली डीप एंड में नहीं डालते हैं, हम उसको पहले शैलो, जहाँ पे जैसे यहाँ पे ज़्यादा डेप्थ नहीं है वहाँ पे हम उनको पहले प्रैक्टिस कराते हैं। उसके बाद में जैसे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है वह उसको हम डीप एंड में लेके जाते हैं। अब यहाँ ये समझिए कि इन्हें केवल पानी के भीतर जाने का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, बल्कि भीतर जाकर हर तरह की मुश्किल से मुश्किल कार्रवाई को अंजाम देने का प्रशिक्षण दिया जाता है। अंडर वाटर जो वेल्डिंग की कार्रवाई चल रही थी उसके बारे में बताएं। अंडर वाटर वेल्डिंग में हम लोग ट्रेन करते हैं जो डाइवर को, उसको स्टार्टिंग से इस तरह सिखाया जाता है कि आपको करंट का सर्किट कंप्लीट करने के बाद में ऑक्सीजन से सप्लाई दी जाती है, जैसा कि आज हमने डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाया था। एक करंट का सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा होने के साथ में ही हम ऑक्सीजन की सप्लाई रखते हैं कंटिन्यू, ताकि एक बार जब करंट का स्पार्क आ गया उसके बाद में ऑक्सीजन सप्लाई जब एक बार फायर कैच कर लेती है उसके बाद कंटिन्यूसली अगर करंट ऑफ भी हो जाता है तो ऑक्सीजन कंटिन्यूसली बर्न होती रहती है। और एक इलेक्ट्रिकल रोड हम यूज करते हैं जो कि वेल्डिंग के लिए, उस रोड से ऑक्सीजन के साथ में रोड के अंदर ये 7 रोड्स दी हुई है जो कि अपनी प्लेट को कट करने का काम करती है। जरूरी नहीं कि दिए हुए टास्क को करने के दौरान पानी साफ हो, आर पार नजर आए। अधिकतर इन्हें ऐसे इलाके में ऑपरेट करना होता है जहां साफ साफ दिखाई भी नहीं पड़ता। तो कई बार ऐसा होता होगा जब विजिबिलिटी नहीं है लेकिन पानी के नीचे जाके काम करना पड़ता है। ऐसा बहुत बार होता है, कोई भी ऑपरेशन या कुछ भी हो तो हम नील विजिबिलिटी में करते हैं। बट जब हम ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, जब डाइविंग स्कूल से जब बंदा पास आउट होता है मैम, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंट आता है कि उसको आप किसी भी एरिया में कैसी भी नील विजिबिलिटी में डाल दोगे तो वो डाइविंग के लिए कंफर्टेबल रहेगा। पानी के नीचे जो चुनौतियां हैं उनमें सबसे पहली चुनौती है दबाव यानी प्रेशर। पानी के नीचे जाते हुए हर 10 मीटर पर दबाव कई गुना बढ़ जाता है। जो हमारी बॉडी है वो सरफेस पे रहने के लिए बनी हुई है, पर हम जो भी काम करते हैं, डाइविंग पानी के नीचे जाना हो या फिर क्या कहते हैं स्काई में जाना, स्पेस में जाना हो, ये हमारी बॉडी से विपरीत चीज़ें हो जाती हैं। जब हम पानी के नीचे जाते हैं तो क्या होता है कि हमारे ऊपर काफ़ी प्रेशर पड़ता है। वाटर कॉलम जो हमारे ऊपर पानी होता है बहुत प्रेशर डालता है। अब हमारी बॉडी जो है उसमें काफ़ी हद तक पानी है, तो पानी तो कंप्रेस हो नहीं सकता, बट जो हम सांसें लेते रहते हैं वो जो हमारे शरीर के अंदर चल रही हैं वो कंप्रेस हो जाती है। अब हम इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते कभी, पर हम जो सांस लेते हैं वो 79% नाइट्रोजन होता है, उसमें 21% ऑक्सीजन होती है और बाकी और भी गैसेस होती हैं, छोटी मात्रा में होती हैं। तो 21% ऑक्सीजन ही हम अब ले रहे होते हैं और बाकी 79 नाइट्रोजन ले रहे होते हैं। तो जब हम इस नाइट्रोजन को लेके पानी के नीचे जाते हैं, डेप्थ पे जाते हैं, तो आपने काफ़ी सारी जगहों पे बाहर भी देखा होगा कि वो जैसे जैसे जाते हैं ये नाइट्रोजन जो है कंप्रेस होने लगती है, तो ये कंप्रेस होकर हमारे खून में मिल जाती है। ये एक तरह से डेंजर इसलिए है कि मैम इसलिए डेंजर भी हो जाता है, जैसा आपने देखा होगा, आपने एक सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल अगर देखी होगी तो सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर ऑलरेडी एक गैस होता है, तो सरफेस पे रखी रहती है बोतल, तो उसमें आपको गैस मिली हुई दिखती तो है नहीं, पर आप उसको हिला दें तो क्या होता है पूरी गैस भी बाहर आ जाती है और लिक्विड भी बाहर आ जाता है, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक में होता है। इसी प्रकार जब डाइवर होता है पानी के नीचे, जब वो डेप्थ में नीचे जाता है तो जो नाइट्रोजन गैस है वो हमारे अंदर डिजॉल्व हो जाती है। अगर हमने सिखलाए गए तरीके से नहीं ऊपर आए, अगर हमने सही एसेंट्रेट नहीं फॉलो किया, तो क्या होगा, ये गैस हमारे शरीर से बाहर आ जाएगी और जैसे लिक्विड और ये चीज़ें बाहर आ जाती है, ये सब हमारे शरीर से बाहर आ जाएगा और काफ़ी हमें नुकसान हो सकता है। इस दबाव से लड़ने और उसे झेलते हुए दिए हुए मिशन को पूरा करने का अद्भुत प्रशिक्षण हम आगे आपको दिखाएंगे। अभी आपको कॉम्बैट डाइविंग का प्रशिक्षण दिखाते हैं, यानी गोताखोरी का वो पहलू जो युद्ध की परिस्थितियों में इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग तरीके की जो डाइविंग सिखाई जाती है उसमें कॉम्बैट डाइविंग का क्या रोल है, क्या भूमिका? कॉम्बैट डाइविंग का रोल बहुत महत्व है। जब कोई भी आइलैंड या हमारा हो या एनिमी नेशंस का हो, अपने आइलैंड को सेव करने के लिए उसको माइंस प्रोटेक्शन के लिए माइन बिछाते हैं। दूसरा, एनिमी के आइलैंड्स पे जाने से पहले उसको हमारे ट्रूप्स वहाँ पे सेफली लैंड करे, उससे पहले हमारी टीम क्लियरेंस डाइविंग टीम जाती है, उनको बीच क्लियरेंस बोलते हैं, बीच क्लियरेंस करके उसको अंडर वाटर जाके देखते हैं कि कोई माइंस या कोई ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है जिससे हमारे ट्रूप्स उस आइलैंड पे जाके फंस जाए।
जैसे ही हमारी टीम क्लियरेंस दे देती है, उसके बाद टीम में बीच रह की एक पार्टी होती है, वो जाके पूरे आइलैंड में जहाँ पे उस जो एनिमी का आइलैंड है उसका रास्ता कहाँ से है, कितना ट्रूप्स वहाँ पे है, एनिमी की क्या वहाँ पोजीशन है, वो पूरी रिपोर्ट लेके गैदरिंग करके इंफॉर्मेशन लेके वापस शिप में आती है। उसके अकॉर्डिंग हम अपने शिप से ट्रूप्स को लैंड करते हैं। तो ये सारा अभ्यास शांति काल में होता है कि अगर युद्ध में जरूरत पड़े, अगर ऐसी स्थिति आए तो उसके लिए तैयार रहे। यस मैम, ये सब प्रैक्टिस चलती रहती है और ये इंडिया के अलग अलग जगह पे लोकेशन के हिसाब से हम करते हैं। दिन और रात दोनों समय होता है? यस मैम, यहाँ पे कोई दिन और रात नहीं देखा जाता, न बारिश, 24 आवर्स एनी वेदर्स, चाहे बारिश हो ठंडी हो, कहीं पे भी हम ऑपरेट कर लेते हैं इसको। इनकी रणभूमि में रण तो है पर पैरों के नीचे भूमि नहीं। लेकिन ये इकलौती चुनौती नहीं है जिससे ये दो चार होते हैं। सबसे जटिल रण क्षेत्र की चुनौतियां भी अनदेखी हैं।